हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर। आई एम इंजीनियर दीपक कुमार। इस वीडियो में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल के छोटे छोटे पार्ट को डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हुए पूरे बिल्डिंग मटेरियल को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर के डिटेल एनालिसिस एंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में मैंने IST प्लास्टिसिटी स्टार्ट्स लूजिंग फ्रॉम सीमेंट पेस्ट पे यहाँ पे मैंने पार्ट 2 जो वीडियो बनाया था उसमें यहाँ पे लास्ट यहाँ पे मैंने इंड किया था। और FST क्या होता है, प्लास्टिसिटी जीरो एंड सफिशिएंट हार्डनेस जो होता है। अगर इसका फुल फॉर्म की हम लोग बात करेंगे तो FST जो होता है फाइनल सेटिंग टाइम होता है और IST जो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। तो मैंने पिछले क्लास में जो है यहाँ से मिक्सिंग से मैंने क्लास लिया था और इस पार्ट को आप कवर करना चाहते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो का पार्ट 2 है उसमें आप इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल एनालिसिस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे इस सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के पूरे प्रोसेस को मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और नेक्स्ट पार्ट मैं आज बिल्डिंग मटेरियल के पार्ट 3 को लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बोगिज कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां से हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि IST क्या होता है, IST का मीनिंग होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, IST के बारे में मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ पिछले वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और यहाँ पे इसका मीनिंग एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, प्लास्टिक स्टार्ट्स लूजिंग फ्रॉम सीमेंट पेस्ट। ठीक है, जब फाइनल सेटिंग टाइम होगा तो प्लास्टिसिटी उसमें जीरो हो चुका रहेगा। ठीक है, एंड सफिशिएंट हार्डनेस होगा और आपके पास सफिशिएंट हार्डनेस होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ बोगिज कंपाउंड। ठीक है, यहाँ से हम लोग का आज का कॉन्सेप्ट शुरू होता है OPC। ठीक है, यानी ऑर्डिनरी सीमेंट, इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, यानी OPC सीमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, पोर्टलैंड का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में आपका C3S। ठीक है, यानी C3S टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट में आपका 30 से 50% जो होता है C3S का क्वांटिटी होता है। और C2S मैंने पिछले क्लास में बताया, इन सब रिएक्शन के डिटेल कॉन्सेप्ट और रिएक्शन को पिछले वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को वहाँ से देखें ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उस सेकंड वाले पार्ट को ज़रूर देखें। ठीक है, यहाँ पे देखिए C3S, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, C3S का मतलब होता है टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट। अब टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट का क्वांटिटी जो होना चाहिए सीमेंट में, किस सीमेंट में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में आपका कितना होता है, C3S यानी टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट 30 से 50% होता है। और C2S यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है 20 से 45% होता है। ठीक है, और C3A यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है 8 से 12% हम लोग लेते हैं। यहाँ पे हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे C4AF यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड। ठीक है, 6 से 10% आप उस सीमेंट में ये पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि OPC अगर मॉडरेट है तो ठीक है, उसमें कोई भी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जैसे हम लोग C3S बढ़ा दिए और या C3A बढ़ा दिए, इन दोनों को जब हम लोग बढ़ाएंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका ओबियसली बढ़ जाएगा, यानी हाई हीट कैटेगरी सीमेंट हो जाएगा। जब हाई हीट कैटेगरी सीमेंट हो जाएगा तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे C3S और C3A को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है क्या, C3A और C3S, यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट जो आपका इंक्रीज करेगा और टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट भी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वहीं पे आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट आपका यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऐसे जब कंडीशन होंगे तो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो भी कंडीशन होता है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, हाई हीट कैटेगरी सीमेंट में रखेंगे। ठीक है, और मॉडरेट जो आप जानते हैं जिसमें सब चीज़ सामान्य हो। वहीं पे लो हीट की बात करेंगे, लो हीट की बात करेंगे तो लो हीट में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे C3A और C3S जो है इंक्रीज कर रहा था वो डिक्रीज करेगा, और जो यहाँ C2S आपका डिक्रीज कर रहा था वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ लो हीट कैटेगरी सीमेंट जो होता है फ्रेंड्स, हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका डिक्रीज करेगा, यानी
कब करेगा, क्योंकि जो उसमें जो होता है क्विक सेटिंग या हीट ऑफ हाइड्रेशन जो देने वाला होता है, हम लोग उसी क्वांटिटी को हम लोग घटा रहे हैं, तो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑटोमेटिक वहाँ से घट जाएगा। और जब हीट ऑफ हाइड्रेशन वहाँ से घटेगा तो आपका C2S आपका इस क्वांटिटी को बढ़ाना होगा, यानी C2S को हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो ऐसे सीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लो हीट कैटेगरी सीमेंट में रखे हैं। अब फ्रेंड्स नोट्स एक बहुत ही बढ़िया है, सारे सवालों का जवाब आप इसी नोट से देख सकते हैं। देखिए, अगर सीमेंट के अंदर पहला दिन हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन एरिया पर काम किए, सीमेंट को यूज किए, तो वो कैसे सेट होता है और कैसे उसमें केमिकल रिएक्शन पूरे होते हैं धीरे धीरे, इस प्रोसेस को मैंने इस डायग्राम के माध्यम से दिखाया हूँ। तो चलिए एक बार हम लोग ध्यानपूर्वक इसके डिटेल कंसेप्ट को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 डे लिखा हुआ है, 0 डे। 0 डे में सबसे पहला रिएक्शन कौन करेगा, C3A करेगा और C4AF करेगा। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करेगा। तो पहला 0 से, मान लीजिए कि आज मैंने अभी कंस्ट्रक्शन काम कराया और आज से कल तक जब मैं देखूंगा तो उसमें C3A जो है आपका वर्क करेगा। इन दोनों का केमिकल रिएक्शन होगा, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट का और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट का रिएक्शन होगा। इन दोनों के कारण जो क्विक मतलब स्ट्रेंथ मिलेगा हमारा, वो कितना होगा, 10 से 15% आपको स्ट्रेंथ मिलेगा एक दिन में। ठीक है, एक दिन में आपको 10 से 15% स्ट्रेंथ मिला। उसके बाद 1 से तीसरे दिन के बीच आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है 1 से 3rd डे के बीच में जो होता है आपका रिएक्शन कौन सा होगा, C3S यानी टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट का होगा। और टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट का जो मतलब रिएक्शन होगा, उसके बाद तीसरे दिन तक, यहाँ पे देख रहे हैं, तीसरे दिन तक आपका स्ट्रेंथ कितना मिलेगा, 45 से 50% मिलेगा, 45 से 50% होगा। ठीक है, और तीसरे से 7वें दिन के बीच हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगेन आपका C3S ही आपका रिएक्शन करते रहा होगा। ठीक है, C3S ही रिएक्शन करेगा। तो 7वें दिन तक आपका 65 से 70% x न्यूटन मीटर mm² में आपका स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बेसिकली कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो वहाँ पे क्यूरिंग जो होता है मिनिमम 7 दिन हम लोग करते हैं, इसलिए ताकि 65 से 70% हम लोग का स्ट्रेंथ मिल जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हमने रूफिंग किया है, तो रूफिंग में हम लोग देखते हैं कि जनरली उसका जो होता है 28 डेज के बाद सेटिंग उसका खोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इसलिए खोलते हैं कि 65 से 70% ही आपका 7 दिन में स्ट्रेंथ मिलता है। अगर 28 दिन तक हम लोग वेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 से 7 दिन के अंदर आपका 70% यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल चुका है। बाकी रिमेनिंग जो होता है 30% आपका 28 दिन बाद, 28 दिन तक हम लोग अगर वेट कर ले तो आपका 30% के अप्रॉक्स आपका स्ट्रेंथ मिल चुका होगा। ठीक है, यानी आपका कंस्ट्रक्शन साइट में स्ट्रेंथ जो होता है लगभग 100% के अप्रॉक्स जो होता है 28 दिन के अंदर आपका मिल जाता है। ठीक है, रिमेनिंग जो होता है 28 दिन के बाद अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में सीमेंट का जो रिएक्शन होता है उसमें जो होता है C2S ही प्रेजेंट होता है, रिएक्शन करते रहता है। वो कब तक करता है, कंप्लीट 1 से 5 साल 1 to 5 ईयर्स के बीच तक ये रिएक्शन कंप्लीट पूरा होता है। ठीक है, सीमेंट का। तो उसमें जो होता है रिएक्शंस में इसमें जो स्ट्रेंथ मिलता है Y न्यूटन mm²। किसका, देखिए यहाँ पे 7 दिन में जो आपका रिएक्शन हुआ था, 7 दिन में 7 दिन तक जो केमिकल रिएक्शन C3S के कारण जो स्ट्रेंथ मिला था 65 से 70% मिला था ऑफ x न्यूटन mm²। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 7 से 28 दिन के बीच हम लोग चले गए, तो 7 से 28 दिन के बीच तो 7वें दिन तक तो इतना मिला है, इसका अब 0.7 y न्यूटन, अब इसका जो भी हम लोग 0.7% जो निकालेंगे वो y न्यूटन mm² आपका स्ट्रेंथ और इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये 28 दिन का हुआ। और कम्प्लीटली जो होता है 1 से 5 ईयर तक अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में सीमेंट के पूरे स्ट्रेंथ को वेट करेंगे, देखना चाहेंगे, तो कंप्लीट आपका 1 से 5 ईयर के बीच आपका कंप्लीट y न्यूटन mm² में पूरा स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप पहले इस वीडियो को क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्लियर नोट्स है उसके आप स्क्रीनशॉट कर ले इस डायग्राम को, और फिर वहाँ से आप अपने नोट्स में इसको अपना ड्राइव कर ले। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत, अब यहाँ से मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लीन
डाटा यहाँ पे दिख सके, ठीक है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है आपका सीमेंट का, हम लोग अगर पानी के साथ डालते हैं तो क्या होगा, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता है। ये बेसिकली मैंने सेकंड लेक्चर में भी बताया था, पार्ट 2 में भी इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़े हैं। अगर सीमेंट को वाटर के साथ डालते हैं तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होगा। तो हाइड्रेशन किस तरह का होगा इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन हम लोग का बढ़ता है, ठीक है। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा तो उसका 2 रीज़न हो सकते हैं। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेंगे तो उसमें आपका श्रिंकेज, रेट ऑफ श्रिंकेज भी होगा। रेट ऑफ श्रिंकेज जब होता है तो रेट ऑफ श्रिंकेज 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, या तो कोल्ड कंडीशन या हॉट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए रेट ऑफ हाइड्रेशन आपका बढ़ रहा है, ये तो हो गया। उसमें अगर रेट ऑफ श्रिंकेज के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं तो रेट ऑफ श्रिंकेज आपका 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, कोल्ड कंडीशन एंड हॉट कंडीशन पे। तो रेट ऑफ श्रिंकेज को यहाँ पे हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ श्रिंकेज का पहला कंडीशन हम लोग ले लिए कोल्ड कंडीशन का। कोल्ड कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका घट रहा है, ठीक है, यानी रैपिड श्रिंकेज भी आपका घटेगा। रैपिड श्रिंकेज जब घटेगा तो ऑब्वियसली बात है कोई भी सीमेंट आपका जितना कम सिकुड़ेगा उतना ही आपका क्रैक्स कम आएंगे। तो क्रैक्स कम आएंगे तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि आपको हर सीमेंट के लिए आप चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन वर्क पर इसी तरह का काम हो, ठीक है, कोई भी सीमेंट का इसी तरह का स्ट्रेंथ मिले। अब देखिए सेकंड होता है कि यहाँ पे हॉट कंडीशन में क्या होगा। हॉट कंडीशन में फ्रेंड्स रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका बढ़ेगा। जब रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका हॉट कंडीशन में बढ़ता है तो आपका क्या होगा, रैपिड श्रिंकेज भी बढ़ेगा, सीमेंट का सिकुड़ना भी बढ़ जाएगा। जब सीमेंट ज़्यादा सिकुड़ेगा तो वहाँ से आपका क्या होगा, क्रैक्स भी बढ़ेगा। क्रैक्स जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्रैक्स जब आ जाएंगे तो आपका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी घट जाएगा। तो आपको स्ट्रेंथ घटाना नहीं है कंस्ट्रक्शन पे, आपको बढ़ाना है। तो कैसे कैसे हम किस कंडीशन में और कौन से रीजन में इस सीमेंट को अच्छे स्ट्रेंथ को पा सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी अच्छा हो, स्ट्रेंथ अच्छा मिले, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। नोट फर्स्ट मेरा लिखा हुआ है द हाई हीट सीमेंट, ठीक है। नोट फर्स्ट में यहाँ से क्या है, द हाई हीट सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज रिकमेंडेड इन कोल्ड कंडीशन इन कोल्ड रीजन। देखिए बिकॉज the high heat cement and rapid hardening cement is recommended in cold condition in cold region in order to prevent the chances of freezing and thawing forest attack, ठीक है। हाई हीट सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम लोग रिकमेंडेड करते हैं कोल्ड कंडीशन के लिए या कोल्ड रीजन के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह जो होता है प्रिवेंट कर देता है कि इसको फ्रीजिंग और थोइंग को, मॉइस्चर जो होता है क्लिंकर के साथ जैसे कांटेक्ट में आएगा तो वहीं पे वो जम जाएगा या सेट होना शुरू हो जाएगा, तो सीमेंट आपका यहीं पे ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए यह बचाता है कौन, हाई हीट सीमेंट या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोग अगर कोल्ड कंडीशन में यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग मौसम को तो चेंज कर नहीं सकते और उसी मौसम में हमको काम करना है, तो हम लोग वहाँ पे प्रीफरेबल सीमेंट जो रखते हैं हाई हीट सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को रिकमेंडेड करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड कंडीशन में फ्रीजिंग और थोइंग होने से या फॉरेस्ट अटैक को प्रिवेंट करता है यह सीमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे द हाई हीट सीमेंट या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज नेवर रिकमेंडेड इन द यूज टू हॉट कंडीशन। देखिए हाई हीट सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को कभी भी हम लोग हॉट कंडीशन में रिकमेंडेड नहीं करेंगे। अगर रिकमेंडेड कर दिए तो समझ रहे हैं कि वहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे किसी भी स्ट्रक्चर में। और क्रैक्स क्यों आएंगे, क्योंकि वह जो होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट श्रिंकेज प्रॉपर्टी का होता है, क्योंकि यह हॉट कंडीशन में हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज कर दिए हैं, ठीक है, ड्यू टू हायर रेट ऑफ हाइड्रेशन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हायर रेट ऑफ हाइड्रेशन मैंने अभी बताया था, उसमें क्या होगा, हायर रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो श्रिंकेज आपका बढ़ेगा तो क्रैक्स भी बढ़ेगा। जब क्रैक्स बढ़ेगा तो आपका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी घट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मुख्य कारण हुआ। और नेक्स्ट सेकंड नोट्स को यहाँ से हम लोग नोट करेंगे। सेकंड नोट के डिटेल एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। द स्लो हार्डनिंग सीमेंट और लो हार्डनिंग सीमेंट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड इन हॉट कंडीशन। देखिए स्लो हार्डनिंग सीमेंट और लो हार्डनिंग सीमेंट को ऑलवेज रिकमेंडेड करते हैं किसमें, हॉट कंडीशन में। अब यहाँ से हम लोग पहले वाले कोल्ड कंडीशन या कोल्ड रीजन में कौन से सीमेंट को यूज करते हैं तो उसके बारे में देखा। वहाँ पे हम लोग हाई हीट सीमेंट या
हाई हीट हार्डनिंग सीमेंट को वहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए स्लो हार्डनिंग सीमेंट और लो हार्डनिंग सीमेंट को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, हॉट कंडीशन में रिकमेंडेड करते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम चांस होता है श्रिंकेज और क्रैक्स का। जब मिनिमम चांस होगा श्रिंकेज और क्रैक्स का तो यहाँ पे क्या करेगा, यह स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा देगा। और यहाँ से देखेंगे द लो हीट सीमेंट इज नेवर रिकमेंडेड। देखिए लो हीट सीमेंट को हम लोग कभी भी कोल्ड कंडीशन में रिकमेंडेड नहीं करेंगे। अगर कोई कर भी दिया तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा चांस हो जाएगा फ्रीजिंग का, थोइंग का और फॉरेस्ट अटैक का। तो इन सब के कारण क्या होगा फ्रेंड्स, श्रिंकेज बढ़ेगा, श्रिंकेज बढ़ेगा तो क्रैक्स बढ़ेंगे और आपका ड्यूरेबिलिटी या स्ट्रेंथ आपका घट जाएगा, नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट है आपका नोट थर्ड। नोट थर्ड में है आपका द मोस्ट ड्यूरेबल सीमेंट फॉर ड्यूरेबल स्ट्रक्चर लाइक डैम्स। मोस्ट ड्यूरेबल सीमेंट को जो हम लोग यूज़ करते हैं ड्यूरेबल स्ट्रक्चर के लिए, जैसे हो गया डैम हो गया, रिटेनिंग वॉल्स हो गया, एमेंटमेंट ETC। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्लो हार्डनिंग सीमेंट को यूज करते हैं या लो हार्डनिंग सीमेंट को यूज करते हैं। ठीक, नोट्स 4 में आपका क्या है, द रिकमेंडेड सीजन फॉर कंक्रीटिंग स्पेशल इन कोल्ड स्टेट। जैसे कोल्ड स्टेट में यहाँ कह रहा है कि अगर हम लोग कंक्रीटिंग के लिए बेस्ट सीजन देखेंगे कोल्ड स्टेट में, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, हिमाचल हो गया, तो इन प्रदेशों में अगर हम लोग कंक्रीटिंग करने के लिए या कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीजन को अगर डिफाइन करेंगे, रिकमेंडेड करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग का अप्रैल से सितंबर आपका बेस्ट मंथ रहेगा। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा समर सीजन होगा, तो समर सीजन में क्या होगा आपका फॉरेस्ट अटैक और फ्रीजिंग थ्रोइंग नहीं होगा। तो यही चीज़, इस चीज़ के बारे में हम लोग लिखा गया है कि बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम द चांसेज ऑफ फ्रीजिंग और थ्रोइंग इज मिनिमम। क्यों? क्योंकि इस सीज़न में जो हो जाएगा अप्रैल से सितंबर के बीच आपका समर के कारण आपका फ्रीजिंग और थ्रोइंग का चांस कम होगा। फ्रीजिंग क्या होता है, जमना होता है। फ्रेंड्स, इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ बोगेज कंपाउंड के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किए, और इस तरह से मैं पूरे सिविल इंजीनियरिंग के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह से वीडियो चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक लेते हैं विदा। थैंक यू।